अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ एशिया कप 2022 के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और यकीन तौर पर पाकिस्तान का मैच तो कुछ दूर है, लेकिन आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, चूँकि अफगानिस्तान ने जिस तरह पहले मैच में कामयाबी हासिल की, उसके बाद तकरीबन ना सिर्फ उस ग्रुप की दो टीमों के लिए बल्कि मुझे लगता है अगर वो सुपर 4 तक आते हैं तो पाकिस्तान भारत के लिए भी एक खतरा या एक थ्रेट हो सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के प्रोग्राम में रहेगा वो है जनाब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी का। इतने अपडेट्स उस पर आ चुके हैं कि अब अपडेट याद करना मुश्किल हो गया। एशिया कप 2022 के हवाले से हमें प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा ग्लेडियर्स के सीईओ, और मैं इनको क्रेडिट तजियाकार के तौर पे हमेशा यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ कि केएसएल के हवाले से बात होगी। अदर हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदर साहब, यकीन तौर पर एशिया कप आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़बरदस्त हमें एक ब्रांड मिल गया। पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना, स्पेशली जो क्रिकेट फर्टैनिटी है वो इस इवेंट की तरह उनकी नजरें हैं। पाकिस्तान इंडिया मैच भी ज़बरदस्त हुआ, लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस अंदाज से हुआ, पहली मरतबा मुझे ऐसे लगा अदर साहब कि पाकिस्तान में भी लोगों ने हार के बावजूद इस हार पे टीम को एटलीस्ट सेकंड हाफ की वजह से अप्रिशिएट किया कि हमने फाइट की, हमने एक ट्रू पोटेंशियल दिखाया कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में इंजरी के बावजूद भी वी कैन कम्पीट। ऐसा आप भी समझते हैं? देखें, कम से कम मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें पिछले एक साल से T20 वर्ल्ड कप के बाद से जितनी भी क्रिकेट आपने खेली है, T20 तो कम ही खेला है, एक मैच शायद खेला है, लेकिन बाकी टेस्ट मैचेस और ODIs पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेइंग वेरी कॉन्फिडेंट क्रिकेट। तो जीत हार तो होती है, लेकिन आप जिस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं उससे अंदाज़ा आपको हो जाता है कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंडिया के मैच में अब तो हम कह सकते हैं कि फाइट किया पाकिस्तान ने, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि शायद पाकिस्तान मैच जीत भी सकता था। बिल्कुल। तो अगर शाहीन नहीं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डीप ले जाएं मैच को, और कोई स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा प्रेशर में इंडियंस आए हुए थे कि कहीं ये ना हो कि वो हार जाएं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैच था और पाकिस्तान के लिए एक आई ओपनर मेरे ख्याल में टाइमली जो है मैसेज मिला कि जनाब थोड़ा सा आप अपने आप को रीग्रुप करें, और मेरे ख्याल में विल सी पाकिस्तान बाउंसिंग बैक। बिल्कुल। और चूंकि ये भी अच्छी बात है अदर साहब कि ऐसा नहीं कि वन ऑफ मैच हो गया जैसे एक ज़माने में वर्ल्ड कप में होता था कि भाई हार गए जीत गए और कहानी ख़त्म। अब तो दोनों टीमों के पास मौका मौजूद है, चूँकि दूसरा मैच एक्सपेक्टेडली 4 सितंबर को A2 और B2 जब ये A1 A2 जब आपस में खेलेंगे, जो शेड्यूल मैच है। और अब फाइनल में बहरहाल आज तक फाइनल हुआ नहीं। एशिया कप का सरप्राइजिंग स्टैट है ये कि 7-5-12 और 2-14 पाकिस्तान समेत जो पाकिस्तान ने 2 एशिया कप जीते, 14 एशिया कप के फाइनल हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया आज तक नहीं हुआ। दैट इज मोस्ट सरप्राइजिंग स्टैट जो मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा है, जो कि दोनों जाइंट्स हैं। लेकिन सर बात करते हैं पहले आज के कुछ के मैच की। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ना डेफिनेटली अफगानिस्तान ने तो हमें बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश का आज पहला मैच है, स्ट्रगल करते आए हैं, अपने घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, न्यूजीलैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, पाकिस्तान को आपको याद होगा एक मैच में नवाज ने हमें रेस्क्यू किया था, उन्होंने मैच जितवाया। बट आप कैसे इस मैच को देख रहे हैं? ऐसा है कि जिस तरह बांग्लादेश श्रीलंका को उड़ा दिया था, अफगानिस्तान ने आउट क्लास किया, तो क्या बांग्लादेश को भी ऐसी सूरत हाल का सामना होगा, या उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास कुछ तजर्बेकारी है दोनों शोबों के अंदर, वो श्रीलंका से तो ज़्यादा मुदाहमत करेंगी? ये मेरा ख्याल है, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे ख्याल में टफ मैच होगा, यानी इतना इजी नहीं होगा अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन देखें, अफ़गानिस्तान की टीम एक जो मॉडर्न ब्रांड ऑफ T20 है उसको खेल रही है, और सोने पे सुहागा के उमर गुल जो कि उनके बॉलिंग कोच हैं, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपकी टीम कोयटा ग्लेडियर्स के साथ भी बड़े अच्छे से बिल्कुल रहे, मैं इसलिए भी उनको मेंशन कर रहा हूँ। और वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो पश्तो लैंग्वेज में हो रही है, तो जो उनका बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो कम्युनिकेशन की वजह से वो सब चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करने में आसानी देख रहा है, जो कि किसी फॉरेन कोच के साथ होती थी जहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर होता था। तो मेरे ख्याल में इस अगर आप T20 एशिया कप में आप देखेंगे कि उमर गुल का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जो एसेट्स हैं इनकी, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होगी। और इस वजह से मेरे ख्याल में मैं अफगानिस्तान को एज देता हूँ एक्सपीरियंस के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी उनको अच्छा मैनेज कर रहे हैं और ब्रांड अच्छा कर रहे हैं। बांग्लादेश की टीम देखें, उसमें सीजन प्लेयर हैं उनके पास, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने होम ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए टेस्ट होगा। और इट्स एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ, और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है अफगानिस्तान प्लस
जो एडेड एडवांटेज है बॉलिंग कोच का, उस पर मैं एज देता हूँ। बड़ा अच्छा आपका पॉइंट था जो उमर गुल के हवाले से, बिकॉज आपकी जो कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे यहाँ बात हुई, जैसे आपको पता है कि रशीद साहब को भेजा गया असिस्टेंट कोच के तौर पर शॉन टेट किया, तो यही बात हुई कि शायद कोई लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन अगर एक और हम चीज़ डिस्कस करें सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राशिद खान ने विकेट नहीं ली उस दिन, और उसके बाद दे मैनेज टू शट आउट श्रीलंका इन अ वेरी लो स्कोर। सो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब राशिद खान व्हेन ही कम्स टू हिज ओन, जितने बड़े वो बॉलर हैं, जितना बड़ा वो ब्रांड है खुद, अब तो वो दुनिया भर में एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। सो आई थिंक मे बी कि उनका पीक अभी बना बाकी, तो दिस अफगानिस्तान टीम इस सीरियस कंटेंडर है, मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट कि वो सुपर 4 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर राशिद खान ने विकेट नहीं लिया तो कितनी रिस्पेक्ट हर टीम उनको देती है। तो सारी जो टीम का फोकस था कि राशिद खान के जो 4 ओवर है वो गुजारने आपने। सो द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट राशिद होल्ड्स, जिससे पता चलता है कि कितने अच्छे बॉलर हैं वो। तो मेरे ख्याल में अगर उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन आप ये देख लें कि उनकी वजह से हर टीम दबाव में आती है कि इस बॉलर को जो है इनके 4 ओवर हम गुजार लें। तो उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। और यकीनी तौर पर चूंकि अफगानिस्तान, जैसे आदर साहब ने भी कहा, जो ब्रांड वो क्रिकेट की खेल रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव है, लोग मेरे ख्याल में उनको देखना चाहते हैं। और जैसे वो जीतना शुरू कर दिया तो फिर तो जाहिर बात है कि उनके जो अपने फैंस के अलावा दीगर फैंस हैं जो कि न्यूट्रल फैंस होते हैं, आई थिंक दे वुड लव टू वॉच अफगानिस्तान। जैसे वो बैटिंग करते हैं, जैसे उनके पास स्पिनर्स हैं, तो दे आर अ वेरी गुड एडिशन टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इस मैच में तो हमने काफ़ी बात कर ली है, बात करते हैं अपनी टीम की भी, क्योंकि पाकिस्तान का मैच जुम्मे को है। कल इंडिया और हांगकांग का मैच होगा। हांगकांग कभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट में एक ऐसा नेशन तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन चलिए इस मैच में बात तो करेंगे। लेकिन सर, उस अच्छी कारकर्दगी के बावजूद वी हैव स्टिल लॉट ऑफ कंसर्न। ऑब्वियसली शाहीन की जो खबर आई कि अब एक के बाद एक अपडेट, लेट मी टेल यू द टाइमलाइन सर, क्योंकि अगर हम कहानी शुरू होती है पाकिस्तान श्रीलंका पहले टेस्ट की। अब आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी का केस किस अंदाज से मैनेज हो रहा है। मैं बतौर होस्ट इस पर कुछ नहीं कहूँगा, अदर साहब तज्जिया करेंगे और आप सब देखने वाले जो है ना वो मुझसे बेहतर समझते हैं। पहले क्रिकेट टेस्ट के दौरान श्रीलंका में वो अनफिट होते हैं कालमन 17 या 18 जुलाई को। 20-21 जुलाई को प्रेस रिलीज आती है कि वो सेकंड टेस्ट से रूल्ड आउट हो गए हैं। 3 अगस्त को नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है। शाहीन मौजूद हैं दोनों स्क्वाड के अंदर, और नीदरलैंड्स वो जाते हैं प्री कैंप अटेम्प्ट करके भी। और हमारी प्रेस रिलीज में लिखा होता है, हमारे कप्तान ये कहते हैं कि शायद वो तीसरा मैच भी खेल लेंगे। यानी कि अब तक भी हमें नहीं पता कि शाहीन की इंजरी कितनी खतरनाक नौयत की है, कितनी संजीदा नौयत की है। और उसके बाद 22 अगस्त को आप ये बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी रीहैब कंप्लीट करेंगे दुबई के अंदर। आई थिंक आप भी सुन के थक गए होंगे मैं बताकर, लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती। कल 29 अगस्त को एक मरतबा फिर अपडेट आई कि शाहीन शाह अफरीदी अब अपना रीहैब करने जाएंगे लंदन में, और वहाँ पे ऑब्वियसली डॉक्टर जफर और दूसरे जो डॉक्टर हैं, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन हुआ है। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि डॉक्टर जफर की बड़ी खिदमात हैं क्रिकेट के हवाले से, और वहाँ पे प्रीमियर लीग के भी तमाम प्रोटोकॉल को बना चुके हैं। अदर साहब, मैं तो थक गया बता के, आप सुन के ना थक गए हो। हाउ वी मैनेज दिस? देखिए फार एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसकी इंजरी की इनिशियल असेसमेंट आती है, और वो इनिशियल असेसमेंट ये बताती है कि अगर आप ये रिजीम फॉलो करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। अब डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि इनको अगर साथ टीम के रखेंगे और इनकी रिहैब होता रहेगा तो ये इनकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बदकिस्मती से वो कुछ नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में उस वक्त जब नीदरलैंड्स गए थे तो वहाँ असेसमेंट हो जाना चाहिए था कि अगर इनकी इंजरी का जो तयन हो नहीं पा रहा और ये सीरियस इंजरी है तो मेरे ख्याल में वहीं से उनको जो है इंग्लैंड रिहैब के लिए भेज दिया जाता। तो ये जो बीच में एक हफ्ता जो आपने बताया 8-10 दिन का जो ये गैप आ गया, ये तो तकरीबन 18 जुलाई और ये 29 अगस्त, आप समझ लें 40 दिन है जी। वो क्योंकि इनिशियल असेसमेंट ये आई थी कि रिस्पॉन्ड करेंगे ट्रीटमेंट को, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रिहैब में वो गए तो वो जो रिस्पांस था वो बहुत स्लो था। रिजल्टेंटली फिर उन्होंने आके बिलेटेड डिसीजन लिया। चलिए, आपने जो पॉइंट किया इस पे मेरा एक आर्गूमेंट है, इसके बाद आके मैं जरूर ब्रेक के बाद आके आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का केस भारत ने बहुत डिफरेंट अंदाज से ट्रीट किया प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। क्या हम डरते तो नहीं है कि अगर शाहीन नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए उनको भी इसलिए ले जाते रहे, बजाय इसके कि रेस्ट ही करा देते? प्रिकॉशनरी सही, ये मैं अदर साहब से जरूर पूछूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की। अदर साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की कि इनिशियल रिस्पॉन्ड जैसा भी होता है, लेकिन मैं यहाँ एक आर्गूमेंट जरूर करूँगा कि हम हार से तो नहीं डरते कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना वो नीदरलैंड लेके ही जाना है, उसको खिलाना भी है, चाहे वो इंजर्ड है, चाहे उसके ऊपर डाउट है। लुक एट जसप्रीत बुमराह केस।
उसको ना वेस्ट इंडीज़ में वो खिलाया, ना उससे पहले एक और सीरीज़ में वो स्टेट है रेस्टेड है फॉर एशिया कप, बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत करीब है और वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंडिया में पिछले 1.5-2 महीने से अपना रिहैब कंप्लीट कर रहा है। हम उनको नेदरलैंड्स भी ले जा रहे हैं, दुबई भी ले जा रहे हैं, अब वो यूके भी जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे तो लगता है सर, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, मैं कोशिश कर रहा था कोई डॉक्टर हमें ज्वाइन करे, शायद कल हम उनको किसी को बुला लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर जो इलाज होता है ना सर, वो अब शुरू होगा। देखिए, यू डू हैव अ पॉइंट। इससे कतई नज़र के उनका रिहैब जो है वो उसमें उनका रिस्पांस इंजरी का वो स्लो था, लेकिन बात यह है कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ देखनी होती है। तो अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाएं, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ही इज़ एन एसेट। और जब भी वो खेलेंगे तो आपको पता है कि सर 800 ओवर करवाएं पिछले 2 साल में, और फिर वो लीग्स भी खेलते हैं, पीएसएल भी पूरा खेलते हैं, एब्सोल्युटली, और इंग्लिश काउंटी भी खेल कर आए। जी, तो मेरे ख्याल में जो उनको मैनेज करना है, जो उनका रूटीन है, यानी ये तो अब टीम मैनेजमेंट जो है इस चीज़ पे फोकस करे कि उनका वर्कलोड आप कितना मैनेज करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है तो कोई इसमें मुज़ाहिरा नहीं है कि आप उनको रेस्ट करवा दें बजाय इसके कि उनको साथ लेके चलें। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इनिशियल असेसमेंट थी वो इतनी ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि इनकी इंजरी इतनी सीरियस है। वो जब उनका रीहैब के अंदर रिस्पॉन्स जो है स्लो आया कि वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो इसलिए जो है उनको दोबारा जो है वो इंग्लैंड भेजा जा रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ एन इशू जो कि मैनेजमेंट को सीरियसली जो है वो इसको डिस्कस कर। बैकअप की आपने बात की तो मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा स्टार्ट है उनके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का, रेगुलर, मैंने तो बल्कि ट्वीट किया था, क्वाइटली ही बिकम सीमेंटेड इस प्लेयर, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रेगुलर खिलाया भी जिनको जा रहा है, जो अच्छी बात है, बट ही गॉट इंजर्ड बिफोर एशिया कप। फिर नसीम शाह जिस अंदाज से क्रैम्प्स और डिहाइड्रेशन का शिकार हुए, हम तो डर गए थे, अब तक डरे हुए हैं जब तक वो अगला मैच ना खेलें कि पता नहीं उनकी फिटनेस का क्या लेवल है, बिकॉज इतनी अपडेट्स आ रही हैं इस सारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर। और आज लेटेस्ट अपडेट ये है अदर साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली मीडिया को बता दिया है कि आज जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है उसमें तीनों इंडिया मैच खेलने वाले फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करवा दिया गया है। तो नाउ अब अगेन वो कंसर्न शुरू हो रहा है कि पता नहीं कोई अल्लाह खैर करे कोई नसीम की इंजरी कम अज़ कम ना हो। सर ये डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स भारत के बॉलर्स को आप देखें, हार्दिक पांड्या ने जिस शॉर्ट पिच बॉलिंग से एफर्ट बॉलिंग थी सर, वो उन्होंने कोई गुड लेंथ बॉलिंग नहीं की, दे लेट लॉट ऑफ एफर्ट, उन्होंने बाउंस आउट किया पाकिस्तान को जिसमें बहुत मेहनत लगती है यूई की विकेटों पर, हार्डली एनी साइंस ऑफ एनी डिहाइड्रेशन, एनी क्रैम्प्स। क्या हमारा कोई ख़ास जो है ना वो इशू हो गया कि ज़्यादा गर्मी हमें फील हो गई, या आपको लगता है कि ये इंसिडेंट था? हाउ यू डिस्क्राइब दिस? देखिए फार, इसको ऑब्जेक्टिवली हमें देखना पड़ेगा। कोई भी फिट प्लेयर, सुपर फिट प्लेयर भी, उसको भी क्रैम्प्स हो सकते हैं अगर वो डिहाइड्रेटेड हो जाए। अच्छा, मसला इसमें यह है कि जब आप क्रैम्प्स आपको पड़ते हैं तो आप काफ़ी देर पहले डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस तरह के वेदर के अंदर जहाँ पे आपका जो है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप फ्लूइड्स वगैरह, पानी, उसमें सॉल्ट वगैरह, क्योंकि सोडियम की कमी होती है तभी क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि जी नसीम शाह की फिटनेस और हारिस रऊफ की, आपका वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स रिजवान को भी क्रैम्प्स पड़ रहे थे। वो इस वजह से पड़ रहे थे कि उस हीट, उस गर्मी में आपने फ्लूइड इनटेक। भाई 3 प्लेयर्स आपके, वो भी रिजवान द मोस्ट फिटेस्ट अमंग्स पाकिस्तान टीम, 3 प्लेयर को एक ही मैच में एक ही घंटे के अंदर हो रहा है, तो इट डजंट मीन्स कि ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है ना कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हुई। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आपको चाहिए कि प्लेयर्स की, अब एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा टीम मैनेजमेंट इंश्योर करे कि उनको फ्लूइड्स जो हैं, इवन अगर आपको प्यास नहीं लग रही, आपने पानी पीना है। क्योंकि आप नोट करें, इंडियंस के जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो साइड लाइंस पे चाहे उनको कुछ मतलब प्यास लग रही थी नहीं, वो पानी की इंटेक अपनी ले रहे थे। तो जो इशू मेरे ख्याल में नसीम शाह और हारिस रऊफ और रिजवान के साथ आया कि उनकी जो फ्लूइड इंटेक था वो इतना नहीं हुआ, और फिर रिजल्टेंटली जब क्रैम्प्स आपको पड़ गए। लेकिन उससे ज़्यादा सीरियस फार ये था कि जब क्रैम्प्स के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत बड़ा रिस्क था जो कि बाबर आजम ने लिया। अल्लाह करे कि कोई उनको इंजरी ना हो। नसीम का सर जिस अंदाज से कंप्लीट कराया गया, आप समझते हैं वो सिचुएशन मैच की ऐसी थी, हम डेस्परेट थे, बट इट डजंट लुक आइडियल। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा। कैप्टन्स कॉल थी और मेरे ख्याल में जो सीनियर प्लेयर्स थे साथ, क्योंकि उस वक्त उस कंडीशन में बॉलिंग करवाना इतना रिस्की है कि आप यू कैन लूज नसीम शाह थ्रू इंजरी। सो ये अब ये कॉल जो थी ये कैप्टन्स कॉल थी, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो आप कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में
हीट ऑफ द मोमेंट और जो मैच जिस तरह से फंसा हुआ था, प्रॉब्ली कैप्टन ने सोचा कि एक दो गेंद, और आप ये देखें कि उन क्रैम्प्स के अंदर ही जो सूर्या कुमार को गेंद की नसीम शाह ने, तो वो अब बात यह ना कि अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो शायद मेरे ख्याल में बाबर आजम ये डिसीजन ले लेते कि जनाब इनको मैं प्रिजर्व करूंगा और मेरे ख्याल में कोई दूसरा बॉल, लेकिन जब वो उन्होंने आउट कर दिया और मैच फंस गया और डीप ले गया पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने फिर रिस्क लिया। मेरे हिसाब से वो खासा रिस्की डिसीजन था। बिल्कुल, और आप देखें कि आखिरी 2 गेंदें जो नसीम की थी उनमें से जडेजा ने एक बड़ा वाइटल छक्का भी लगाया, और शायद पहली बात है उसमें नसीम को उस वक्त आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस हालत में वो थे इतनी मुश्किल होता है कि आप वहाँ पर एक क्रंच मौके पे एक परफेक्ट बॉल प्रोड्यूस करें, और उसका जडेजा ने फ़ायदा भी उठाया। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एशिया कप के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। एशिया कप के हवाले से हम बात करें, अजहर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। और सर यकीन तौर पर पाकिस्तान के एंगल पे हम बात करें, अब जुम्मे को सर पाकिस्तान ने मैच खेलना है अगेंस्ट हांगकॉन्ग, और आपके तीनों फास्ट बॉलर को आज रेस्ट करवाया गया ट्रेनिंग से। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि अगर हीट है और क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनकी फिटनेस आराम हो जाए। चेंजेस सर क्या करने चाहिए अदर साहब, क्योंकि लोग कुछ टॉप ऑर्डर में भी सवाल उठा रहे हैं कि रिजवान, बाबर और इफ्तिखार, ये तीनों प्लेयर टॉप 4 में मौजूद हैं, हमें थोड़ा सा एग्रेशन की कमी दिखाई दे रही है, स्पेशली व्हेन फखर जमान डिडंट स्कोर। कोई ऑप्शंस है हमारे पास? थोड़ा सा लोग चाहते हैं वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, कुछ एग्रेसिवनेस नजर आए, उसकी कमी है थोड़ी सी सर टॉप ऑर्डर में। आई थिंक गफार पैनिक बटन अभी दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैच है, आप ये देखें कि सारी टीम का इन्हिसार जो है वो 1-2 प्लेयर्स के ऊपर नहीं है। आप डीप एंड तक लेके गए इंडिया को। मेरे ख्याल में हांगकॉन्ग के अंदर मेरा अपना ओपिनियन है कि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, क्योंकि हांगकॉन्ग की टीम में आपके पास इनफ बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि उनको आउट भी कर लें, जीत लें। और आप जिस लेवल का आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में हांगकॉन्ग मैच होता है, लेकिन यह है कि उसको आसानी से पाकिस्तान को जीत लेना चाहिए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि उसमें अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे, और फिर जो क्रंच मैच है आपका जुमे वाले दिन, और उसके अंदर जो है आप यू आर एबल टू परफॉर्म, जीत के और आप दूसरे स्टेज के ऊपर जाएँ। सो मेरा अपना ख्याल है कि हांगकॉन्ग के मैच में कम से कम नसीम शाह और हारिस रऊफ को जो है आपको रेस्ट करवाना चाहिए। सर एक और अच्छी चीज़ ये है जो हमें पहले मैच में भी एडवांटेज हुआ कि अफगानिस्तान का और श्रीलंका का मैच पहले हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया दोनों कप्तानों ने भी कहा था, रोहित ने और बाबर ने, कि हमें समझने में आसानी होगी, कंडीशन स्कोर, जो विकेट्स हैं, सब कुछ है। नाउ इंडिया प्लेइंग हांगकॉन्ग टुमारो, आई थिंक दिस इज अ गुड आई थिंक चीज़ फॉर पाकिस्तान कि हम हांगकॉन्ग को देख लेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ कैसा खेलते हैं, कौन से उनके की प्लेयर्स हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड एडवांटेज टू हैव, बिकॉज हांगकॉन्ग एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मैच में सरप्राइज करे, यू सीन देम बिफोर अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम लाइक इंडिया, इट विल हेल्प टू मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली नोइंग द प्लेयर्स, यानी आपको पता चल जाता है कि इनके प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, बैट्समैन किस तरह से बैटिंग करते हैं, कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा उनका वीक पॉइंट है। और मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट और हमारे कोच ने जो है अपना होमवर्क तो किया होगा। सो इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी कि उनको आप हांगकॉन्ग की टीम को देख लें, उनके बॉलर्स को देख लेंगे कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। मेरे अपने हिसाब से ठीक है मैच तो होगा, लेकिन पाकिस्तान को उस मैच को आसानी से जीतना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो आई थिंक एक टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक मैं आपकी राय ज़रूर लूँगा, क्योंकि आप PSL से एसोसिएटेड हैं और कोयटा ग्लेडियर्स के CEO हैं। तो सर पाकिस्तान सुपर लीग अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत सारी कहते हैं इसके इम्तिहान बहुत बाकी हैं, अभी तो वर्ल्ड T20 है। सर PSL पे कुछ अपडेट्स हैं जो आप हमें बता सकें, क्योंकि लोगों की इसमें बड़ी इंटरेस्ट होता है, बिकॉज जितने सवालात PSL पे आते हैं उसके सिर्फ ड्राफ्ट पे वही बहुत है, ऑक्शन की बातें हो रही हैं, ड्राफ्ट की बातें हो रही हैं, तो जो है समथिंग टेल के क्या इस वक्त चल रहा है। देखें पहले गफार एक चीज़ तो ये सब हम समझते भी हैं, हमने देखा भी है कि PSL एज अ ब्रांड स्टैब्लिश इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल, तो अगर हम कंपैरिजन में नहीं जाते कि IPL, बिग बैश, कैरेबियन लीग, इनसे हम नहीं करते, लेकिन सर्टनली IPL के बाद अगर कोई ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप देखना चाहेंगे तो वो PSL है। यानी आई वुड इक्वेट इट विद बिग बैश लीग के साथ, एनी अदर लीग। अब आप ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट का, प्लेस ड्राफ्ट का, देखें अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक ड्राफ्ट का सिस्टम है, उसमें कैप किया हुआ है, आपने $1.5 लाख या मैक्सिमम आप 2 लाख से नीचे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनका भी सजेशन था, हमने भी ये कहा कि अगर कोई हाइब्रिड मॉडल हो जाए जिसमें हम आप जो ड्राफ्ट की वो कैप बढ़ा के और कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन उनको दी जाए। मेरे ख्याल में जो आपके मार्की प्लेयर्स आएंगे वो $2.5 और $3 लाख के करीब आएंगे।
PSL का एडवांटेज ये है कि ये 3 हफ्ते के लगभग उसमें कंप्लीट हो जाता है। IPL का बहुत बड़ा स्ट्रेच है और स्पेशली जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड और इवन साउथ अफ्रीकन्स, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 3 महीने का, और कोविड में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ही मुसीबत हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एडवांटेज ऑफ PSL इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन है, और उसमें अगर हम कोई हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर लें तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आप कम अज़ कम अपने जो फॉरेन प्लेयर्स के हैं, नॉट सेमी रिटायर्ड, लेकिन आपको मार्की प्लेयर्स वगैरह को जो है वो कर लेंगे। और लीग की आपको पता है कि जो आउटलुक है वो फॉरेन प्लेयर्स, और स्पेशली अगर कोई प्लेइंग फॉरेन प्लेयर हो, अच्छा स्टैब्लिश प्लेयर हो, तो उससे खासी जो है आपको बूस्ट मिल जाता है आपकी। ठीक है, PSL के हवाले से एक दो और सवाल भी मेरे ज़हन में, खासतौर पर जूनियर प्रीमियर लीग भी आ रही, तो फ्रेंचाइज का कोई इंटरेस्ट है? और साथ साथ ये भी हम बात कर सकते हैं, खास सुपर लीग के हवाले से अदर साहब ने जैसे कहा कि आई थिंक फ्रेंचाइजेस हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही हैं PCB के लिए भी, और लेकिन अब कंपटीशन बहुत टफ है। मैं ज़रूर पूछूंगा इस ब्रेक के बाद कि अब तो एमिरेट्स T20 लीग, साउथ अफ्रीकन लीग ऑलमोस्ट सेम आगे पीछे ये हो रही हैं, तो प्लेयर्स बड़ी लिमिटेड तादाद में मौजूद हैं जो मार्की प्लेयर्स हैं, तो क्या सिक्योर हम कर पाएंगे, कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। एशिया कप के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल बात की थी कि आदर साहब का ताल्लुक चूँकि कोयटा ग्लेडिएटर्स से, और आप सबका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो सर वो जो एक परसेप्शन बना हुआ है अभी कि बहुत सारी लीग्स एक साथ, जो एमिरेट्स T20 लीग है, फिर साउथ अफ्रीका की लीग, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कुर्बान कर दी अपनी, पाकिस्तान सुपर लीग खुद एक बड़ा जाइंट, ये सर कितना कंपैटिटिव चैलेंजिंग हो गया है, नॉट ओनली फॉर PCB, ऑब्वियसली बाकी बोर्ड्स को भी हमारी तरफ भी देखना है, हम उनके लिए भी चैलेंज हैं। हाउ यू सी दिस चैलेंज, स्पेशली क्योंकि आप एक बड़ी फ्रेंचाइज के साथ एक बड़े ओहदे पर हैं, ये जो आगे आप कैसे फोर्स ही कर रहे हैं इसको? इंडीड चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, वो इसलिए भी कि आप देखें कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मेजॉरिटी क्रिकेट साउथ अफ्रीका में जो ओनर्स हैं वो भी इंडियंस हैं, एमिरेट में भी इंडियंस हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपनी ODI सीरीज़ जो हैं वो कैंसिल कर दी ऑस्ट्रेलिया से। दे प्ले द क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा जी हम अपनी जो लीग जो है उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बिल्कुल ये आगे बहुत बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ कि आप मार्की प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह साइन अप करेंगे। लेकिन एक एडवांटेज लकीली PSL के साथ ये है कि उसमें कोई ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, यानी पहले आपकी साउथ अफ्रीकन लीग हो जाएगी, फिर एमिरेट्स, और उसके बाद फिर जो हमारा स्लॉट आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि आगे चल के मुझे ये लगता है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर ओनर्स आपके IPL के अलावा भी और लीग से अंदर ओनर्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में मार्की प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दे देंगे। तो लॉन्ग टर्म जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आप IPL में भी खेल रहे हैं, और क्रिकेट साउथ अफ्रीका में अगर वही ओनर है वो वहाँ भी चाहेंगे कि वहाँ खेलें, और अगर एमिरेट्स में भी वही ओनर है तो वो चाहेंगे। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू IPL बल्कि दूसरे, तो आगे चल के हमें भी शायद ये सोचना पड़ेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमारी लंका प्रीमियर लीग में हमारा लंका गॉल ग्लैडिएटर्स हैं, तो हमें भी इस तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी ओनरशिप डिफरेंट लीग्स के अंदर है तो वाई नॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और मेरे ख्याल में इस तरफ ऑलरेडी काम शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, जो कि लोग इसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। नो कि सोशल मीडिया पे जी जब ये क्लिप भी डालूंगा तो उसमें बहुत बात होगी ऑक्शन, क्योंकि लोग इस बारे में, रमीज आजू साहब इस बारे में बात कर चुके हैं PSL के मॉडल के हवाले से। डू यू थिंक इज़ पॉसिबल, या जैसे आपने कहा वो हाइब्रिड वाला मॉडल जिसमें ड्राफ्ट प्लस कोई चीज़ हो जाए, क्या सिंपल ऑक्शन वाला ऑप्शन क्या सोच भी रहे हैं, या सिर्फ अभी स्पेकुलेशन हैं? आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, ऑक्शन जो है मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी इस जो आपका PSL होगा उसके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप IPL की ऑक्शन देते हैं 1.8 मिलियन, 1.6, 1.2 मिलियन, तो उस लेवल की अमाउंट तो मार्की प्लेयर के लिए ना मिले, जिसमें आपके डेविड वार्नर, आपके मैक्सवेल आ गए, स्मिथ आ गए आपके। लेकिन यह है कि ये ज़रूर है कि अगर आप ड्राफ्ट का जो है वो अगर कैपिंग ख़त्म करके और थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, और उसमें अगर PCB भी थोड़ा फ्रेंचाइज को हेल्प आउट करे, तो मेरे ख्याल में वी कैन कम टू एन अरेंजमेंट जहाँ पे हम मार्की प्लेयर शायद ना आए, लेकिन जो प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं और अच्छे, वो हम ज़रूर साइन अप कर लें। तो बजाय इसके कि आप सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स को साइन अप करें, आप जो एग्जिस्टिंग इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें से बिल्कुल साइन अप करेंगे। और एडवांटेज इसलिए है उसमें
कि जो PSL है वो 3 हफ्ते की है, तो लोग प्रेफर करते हैं, प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि बजाय इसके कि 3 महीने की कमिटमेंट दे दें, पौने 3 महीने की एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खेलें और उसमें अगर उनको हैंडसम अमाउंट मिल रही है तो वाई नॉट। सर आखिर में चूँकि पेशावर के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि उनका वाबनिया स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो रहा, ड्रैग हो गया है, लोग वहाँ खेलना चाहते हैं और बस क्विकली आखिर में सर कोयटा के फैंस भी जाने जाते हैं कि वहाँ मैचेस कब हो सकते हैं, आप लोग की कोशिश, अभी आप लोगों ने एक बड़ा टैलेंट हंट किया था, लेकिन सर PSL के मैचेस होम एंड अवे बेसिस पर होंगे तमाम शहरों में, दैट वुड बी आइडियल, तो इस पर से कोई अपडेट या कोई कोशिश जो आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोशिश जारी है। बुगटी स्टेडियम में हम इंशाल्लाह जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वहाँ पे PSL के मैचेस हों। अभी कम से कम 1-2 साल चाहिए कि उस लेवल पे लेके आए, उस स्टैंडर्ड पे लेके आए। चलिए मेरी बहुत बड़ी कोशिश थी कि हमको आवाज़ जरूर उठाएं क्योंकि पेशावर और कोयटा में मैचेस होने चाहिए। कादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया PSL के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए, डॉन रिलीफ के जरिए आप भी प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, दिल खोल कर इमदाद करें ताकि जो हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में हैं हम उनका ख्याल रख सकें। और ये हमने पूरी कौम ने मेहनत करनी है चूँकि बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और इसको हमने मिलकर इंशाल्लाह संभालना है और उन सबकी मदद करनी है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।